नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टिया ओब्रेट की इनलैंड। हाँ, और हमारे पास कई सारे रिव्यूज भी हैं इस पर। द गार्डियन, एंटरटेनमेंट वीकली, गुड रीड्स। बिल्कुल, और कुछ ब्लॉग्स भी। तो आज हम गहराई से देखेंगे कि इस उपन्यास में क्या खास है, कहानी कैसी है और पढ़ने वालों पर इसका क्या असर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये कोई टिपिकल वेस्टर्न कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्रे ने इसे एक अलग ही रूप दिया है। इसमें भूतिया तत्व हैं, बहुत गहरी भावनाएं हैं। और भाषा भी काफी काव्यात्मक सी है, सुना है? हाँ, भाषा बहुत सुंदर है। और कहानी सेट है 19वीं सदी के एरिज़ोना में, वो भी सूखाग्रस्त इलाका। अच्छा, और इसमें दो मुख्य किरदार हैं, जैसा मैंने समझा। एक नोरा। हाँ, नोरा, एक सरहदी महिला, बहुत मजबूत इरादों वाली, जो मतलब अपने नुकसान और अकेलेपन से जूझ रही है। और दूसरा है लूरी। बुरी, हाँ। हम्म, वो एक आप्रवासी है, एक डाकू भी, और उसका एक बहुत ही अजीब सा कनेक्शन है यूएस कैमल कॉप्स से। कैमल कॉप्स, अमेरिकी सेना की ऊंट वाली टुकड़ी, वो तो सच में थी। हाँ, बिल्कुल। यही तो दिलचस्प बात है। ओब्रे कैसे लोक कथाओं, भूतों की मौजूदगी और उस रेगिस्तानी माहौल को मिलाती हैं। तो ये एक तरह का मिथ की यथार्थवाद जैसा कुछ बन जाता है। एकदम सही। मिथकीय यथार्थवाद, मतलब कहानी असल दुनिया जैसी लगती है, पर उसमें ये अलौकिक चीजें इतनी घुल मिल जाती हैं कि सब सच लगता है, और बहुत भावनात्मक भी। और वो कैमल कॉप्स वाली बात, इतिहास की एक अजीब सी भूली हुई बात को कहानी में लाना, ये तो कमाल है। बिल्कुल, कल्पना और इतिहास का बेहतरीन मेल। तो आलोचकों को ये कैसा लगा, ये जो अलग सा अंदाज है? अरे, बहुत पसंद आया। द गार्डियन ने तो कहा है वेस्टर्न का शानदार पुनराविष्कार। वाह। हाँ, और एंटरटेनमेंट वीकली ने भाषा की तारीफ की है, कहा है शुद्ध कविता जैसी है। अच्छा, और रीडिंग्स बुक्स? रीडिंग्स बुक्स ने नोरा और लूरी के भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया है, खासकर उनका मरे हुए लोगों से बात करना और लूरी का अपने ऊंट के साथ वो अनोखा रिश्ता। और आम पढ़ने वालों ने क्या कहा, जैसे गुडरीड्स पर? एक पाठक ने इसे कहा है कुछ हद तक असली जैसा, रहस्यमय और विस्तृत उपन्यास। तो मतलब लोगों को इसकी गहराई और रहस्य पसंद आ रहा है। तो ये सिर्फ एक्शन वाली वेस्टर्न नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, बिल्कुल। ओब्रे ने वेस्टर्न जॉनरा को लिया और उसमें भूतिया कहानी, इतिहास और गहरी भावनाओं को मिलाकर कुछ नया बना दिया। और इसमें वो दो अलग अलग नैरेटिव चलते हैं साथ में, है ना, नोरा का और लोरी का? हाँ, वो डुअल नैरेटिव्स, ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। कैसे, मतलब वो कैसे काम करता है? देखिए, नोरा का नजरिया ज्यादा जमीनी है, यथार्थवादी, भावनाओं से भरा हुआ। वो अपने रोजमर्रा के संघर्षों से जूझ रही है। और दूसरी तरफ लूरी है, उसकी कहानी ज्यादा काव्यात्मक है, दार्शनिक सी। उसका अपने ऊंट के साथ वो अजीब सा बंधन। हाँ, वो ऊंट वाली बात बार बार आ रही है। हाँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो ये दोनों अलग अलग धागे कहानी को एक गहराई देते हैं, एक ही दुनिया के दो बिल्कुल अलग पहलू दिखाते हैं। लेकिन कुछ रिव्यूज में ये भी पढ़ने को मिला कि कहानी थोड़ी धीमी है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात उठी है गुड रीड्स पर, रॉबर्ट मैग्राथ के ब्लॉग पर भी इसका जिक्र है। तो क्यों, मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं कह सकते, शायद ये स्टाइल की बात है। उपन्यास का अंदाज थोड़ा ध्यानमग्न है, मेडिटेटिव, चीजों को बहुत विस्तार से बताया गया है। अच्छा। तो जो पाठक मान लीजिए तेज रफ्तार एक्शन वाली वेस्टर्न कहानी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी धीमी लगे। ये हो सकता है। कहानी का काफी हिस्सा किरदारों की यादों में, उनके अंदर की दुनिया में या फिर उन भूतिया घटनाओं में बीतता है। एक्शन उस तरह का नहीं है। तो ये धीमापन जानबूझकर रखा गया है, शायद उस माहौल को बनाने के लिए। मुझे तो यही लगता है। ओब्रे असलियत और अलौकिक के बीच की जो रेखा है, उसे जानबूझकर धुंधला करती हैं। अच्छा। और ये उन पाठकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो बिल्कुल सीधी साफ कहानी चाहते हैं। ये उपन्यास पाठक से थोड़ा ज्यादा ध्यान मांगता है कि वो खुद मतलब निकाले, चीजों को जोड़े। मतलब पाठक को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक अलग तरह की भागीदारी चाहिए। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो इनलैंड आखिर है क्या? ये एक तरह की भूतिया काव्यात्मक यात्रा है। इसमें वेस्टर्न कहानी के तत्व हैं, लेकिन ये एक भूत की कहानी भी है। अमेरिकी सरहद की कहानी, लेकिन एक नए अंदाज में। बिल्कुल, ये सिर्फ उस जमाने की तस्वीर नहीं खींचता, बल्कि उसे यादों,
घायल आत्माओं और उन अनसुनी आवाजों के साथ फिर से रचता है, महसूस कराता है। तो फिर ये उपन्यास किन पाठकों को पढ़ना चाहिए? देखिए, जो लोग साहित्यिक फिक्शन पसंद करते हैं, जिन्हें कहानी में एक सपनों जैसा माहौल, गहरी भावनाएं और मिथक का पुट अच्छा लगता है, उनके लिए सही रहेगी। हाँ, उनके लिए ये एक शानदार अनुभव हो सकता है। बस ये ध्यान रखना होगा कि कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। अगर उससे दिक्कत नहीं तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और हाँ, आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। जिस तरह ये उपन्यास इतिहास की अजीब, लगभग भूली हुई बातों को, जैसे वो कैमल कॉप्स, कल्पना के साथ मिलाता है, हाँ, वो हमें इस बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को, इतिहास को कैसे याद रखते हैं और कैसे उसे कहानियों में ढालते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास, यादें और कहानी, इनका रिश्ता। बिल्कुल।